हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और आज हम रामशरण शर्मा की जो एनसीईआरटी की बुक है, जो कि हिस्ट्री में जीएस पेपर 1 के एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मतलब एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते। अच्छा, इसमें और इससे पढ़ने में और एनसीईआरटी पढ़ने में मतलब क्या नुकसान या फ़ायदा है? देखो, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ये है कि आपको कोई भी चीज़ एक जगह नहीं मिलेगी। अगर आप 6-7 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको उसमें स्टोन एज के बारे में मिलेगा। फिर आप उधर जाओगे 11th-12th में तो फिर आपको थोड़ा-सा उधर मिलेगा। आप जैसे देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन 6 में दिया हुआ है, 6 के बाद 7 में नहीं दिया, 8 में नहीं दिया, 11th में सीधे दिया हुआ है। तो आप अगर चाहो कि आपको नोट्स बनाने हो या आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूँढने का चाहो, तो आपको एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खरीदी मैंने 2 साल पहले थी, लेकिन अब लग रहा है कि पढ़ पढ़ लेना चाहिए। हम लोग पढ़ाकू स्टूडेंट हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप देखोगे, इसको देख लो, पीला पीला हो गया है बेचारा, बिना पढ़े लिखे। हाँ, तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के बहुत पहले से स्टार्ट किया हुआ, जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ना, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। ये चीज़ें मैं जब ऑप्शनल के लिए पढ़ रही थी ना, तो मुझे पता चला कि अच्छा, इन चीज़ों का काम ऑप्शनल में ज़्यादा है। आपको जीएस के लिए इन सारे चैप्टर्स का कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि आपको पता होगा, जीएस पेपर 1 में तो एंशिएंट और मेडाइवल से बहुत कम क्वेश्चंस भी कम आते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आ गए तो आप क्या करोगे? मान लो अगर आज आपके पास आप इस बार एग्जाम देने गए और आपको एंशिएंट और मिडाइवल के क्वेश्चंस आ गए, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा छोड़ के आओगे क्वेश्चंस और अगली बार फिर सारा पढ़ के जाओगे? तो उससे बेहतर है कि हम आज से ही सारा पढ़ें। तो आप देखोगे, इसमें हड़प्पा संस्कृति से स्टार्ट है। हड़प्पा के बाद आर्य है, ऋग्वैदिक है, उत्तर वैदिक है, जैन है, बौद्ध है, मगध का उदय है। फिर आपने सिकंदर यानी मकदूनिया का, जो उसको कहा जाता था, सिकंदर का भी आक्रमण है। बुद्ध काल में आपको जो भी चीज़ें मिली थी, राज्य व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, ये बुद्ध काल का उदय क्यों हुआ, वो एक हम कहते हैं ना, द्वितीय नगरीकरण क्यों हुआ, उसके बारे में भी डिस्कस है। व्यापार बहुत ही स्ट्रांग होने लगी थी, आप देखोगे बुद्ध के समय में, तो उसके बारे में भी है। फिर बुद्ध के साथ साथ जो बढ़ रही थी, मौर्य काल के बारे में है, मौर्य शासन का महत्व क्या था, एशिया से हमारे कौन कौन से रिलेशन जुड़ने लगे थे। सतवाहन के बारे में है, सुदूर दक्षिण दक्षिण का जो इतिहास है, उसका उद्गम कैसे हुआ, वो स्टार्ट कैसे हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में है। शिल्प वाणिज्य का शहरी विकास, गुप्त साम्राज्य का उदय और विकास। और इसके बाद है गुप्त काल में जनजीवन है, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार है, हर्ष का काल है। फिर दर्शन का विकास, ब्राह्मणीकरण, ग्रामीण विस्तार, किसान विरोध, प्रतिरोध, ये सब दिया हुआ है। एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक महत्व, प्राचीन काल से मध्यकाल, सामाजिक परिवर्तन का अनुरूप, विज्ञान और सभ्यता की विरासत। ये जो 4-5 टॉपिक है ना, ये क्या होता है कि आपको कभी ऐसे ये सारे टॉपिक्स को क्या करता है, किसी न किसी टॉपिक से जोड़ के पूछा जाता है। ठीक, जैसे कि आपसे पूछ देगा कि ये इसी टॉपिक को ले लो, चारवाक और उनके जीवन का भौतिक विचार है, या उनका दर्शन क्या था, इन सारी चीज़ों को पूछ देगा। हमसे पूरा पूछ देगा कि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में एशियाई देशों के साथ जो सांस्कृतिक संबंध हमारा जुड़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में, उसके बारे में डिस्कस करें, तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको एक साथ दी हुई हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी की तरह। तो मैं प्रीफर करूँगी, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ें, इट्स गुड। और आपको मतलब फ़ायदा ही है, नुकसान तो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री छोड़नी तो है नहीं, पढ़नी है ही सही। तो अगर हम पढ़ के जाएँ, चीज़ों को एक साथ करके जाएँ, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा ही है। जैसे मान लो आपसे हड़प्पा सभ्यता पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप हड़प्पा सभ्यता को कैसे डील करोगे, या क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करोगे। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है कि आपको एक पूरी सभ्यता का पहले परिचय इन्होंने दिया है, फिर आपको आराम से सभ्यता का परिचय है, कुछ शहर के बारे में दिया है, अगर आप इमेज पे फोकस करते हो। फिर इन्होंने पूरा एक वो कहते हैं ना कि पूरा एक फाउंडेशन बनाया एक सभ्यता का, और उस सभ्यता के ऊपर फिर उसका शहरी योजना संरचना, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। फिर कृषि के बारे में दिया है हुआ है, पशुपालन, कारीगर, शिल्प, व्यापार, राजनीतिक, सामाजिक संगठन, मतलब कहीं से कोई टॉपिक इन्होंने छोड़ा नहीं है। धार्मिक परंपराएं, पुरुष देवता, वृक्ष पूजा, माप तौल, हड़प्पा लिपि। और इसके बाद ही इन्होंने अंत के बारे में डिस्कस किया है, टेराकोटा के बारे में डिस्कस किया है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगी कि ये चीज़ें मैंने एनसीईआरटी में बहुत ढूंढी, लेकिन मुझे ढंग से मिली नहीं।
परिपक्वता जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि एक कोई भी स्थिति या कुछ भी बनता है तो एक उसका प्री एज होता है, फिर वो डेवलप होता है, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, पोस्ट होने लगता है। तो वो सारी चीज़ें परिपक्वता के बारे में दिया हुआ है। उत्तरी शहरीकरण का दिया हुआ है, मतलब कि जब ये सिविलाइजेशन खत्म होने लगी, नए लोगों का आगमन इस सिविलाइजेशन में कैसे होने लगा, कैसे हमें दिखने लगा, उन सारी चीज़ों के बारे में दिए। तो ओवरऑल जैसे कि ये क्वेश्चन शायद ये मेंस में कभी पूछा गया है। हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी या हड़प्पा संस्कृति आर्य, मतलब अपनी अलग सिविलाइजेशन थी, या वैदिक थी, या आर्यों की थी, या संथालों की थी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको इन्होंने कनेक्ट किया है। तो आपको एक टॉपिक के लिए बहुत भागना फिरना नहीं है, आप कर लोगे आराम से। हर तरीके से एग्जामिनर जैसे सोच सकता है वैसे इन्होंने सोचा है और नोट्स बनाए हैं। तो मुझे बुक बहुत अच्छी लगी। आप पढ़ो और विश्वास करो, आप जैसे एक दो टॉपिक पढ़ोगे और आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपके क्वेश्चंस मैच करेंगे। क्योंकि मैंने भी इसको पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चंस देखे। कोई भी बुक वो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जैसे क्वेश्चंस मैच नहीं करे, तो क्वेश्चंस मैच करेंगे तो आपको एक रीडिंग, दो रीडिंग, तीन रीडिंग में आप समझ लोगे कि हाँ इसे कैसे पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रामचरण शर्मा को पढ़ते रहिए और यूपीएससी क्रैक करते रहिए। जय हिंद।